प्रिय छात्रों और छात्राओं, हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर मीना गौतम आज आपकी बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा ले रही हूँ। बीए द्वितीय वर्ष के जो प्रथम प्रश्न पत्र है रीतिकालीन काव्य, उसमें हम पद्माकर पर चर्चा कर रहे हैं पिछली कई कक्षाओं से। आज मैं पद्माकर के कला पक्ष पर चर्चा करूँगी और भाव पक्ष पर हम चर्चा कर चुके, सभी विशेषताओं पर हम बात कर चुके हैं। और जब मैंने आपसे कहा था कि इनकी काव्यगत विशेषताओं पर अगर प्रश्न आता है तो आपको भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों पर ही बात करनी पड़ेगी। और दूसरा एक चीज़ है कि जो कि पद्माकर की बड़ी विशेषता है, पद्माकर की भाषा। तो पद्माकर की भाषा पर भी आपको बात करनी होगी, क्योंकि पद्माकर की भाषा पर भी आपके पास अलग से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पद्माकर की जब हम बात करते हैं, पद्माकर का जो भाव पक्ष तो हमने बताया कि कहीं ना कहीं बहुत ही अनुभूति परक है इनका जो भाव पक्ष है। और रामचंद्र शुक्ल ने उनके भाव पक्ष पर बहुत बड़े बड़े कसीदे पढ़े हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें उसमें बताई हैं। तो कहीं ना कहीं जो इनके भाव पक्ष की या इनके अभिव्यंजना शैली पर हम अगर बात करते हैं तो इनका जो कला पक्ष है भाव पक्ष के मुकाबले ऐसा नहीं है कि कोई कमज़ोर पड़ता हो, या कला पक्ष में जो इनकी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इनकी सहजता और सरलता। क्योंकि ज़्यादातर जितना आलोचक है इनकी भाषा से बड़े प्रसन्न हुए, या इनकी भाषा पर सबके बड़े वैसे जो भाव आते हैं कि सबने इनकी प्रवाहमयी भाषा के कारण इनकी लोकप्रियता को मतीराम और पद्माकर, ये दो ऐसे कवि हैं जिनकी भाषा को लेकर अधिकांश आलोचकों ने उनकी बहुत ही प्रशंसा की है। तो पद्माकर के यहाँ पर जो भाषा है, जैसा कि मैंने कहा कि रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को लेकर कहा कि इनकी भाषा में अनेक रूपता है। जैसा कि मैंने आपको स्पेशली कहा भी था कि बहुत सारे आश्रयदाताओं के साथ रहे, इनके काव्य में विविधता है। तो इनके भाषा में अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। और जब इनकी भाषा पर बात करते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी तुलना आचार्य गोस्वामी तुलसीदास से भी कर दी, जो उनकी दृष्टि से सर्वश्रेष्ठतम कवि हैं। और उनका कहना है कि इनकी जो भाषा की ऐसी अनेक रूपता सिर्फ गोस्वामी तुलसीदास में दिखाई देती है। पद्माकर के काव्य में कहीं कहीं विदग्धता भी मिलती है, लेकिन वह केंद्रीय भाव में ढल जाती है। और पद्माकर में बिहारी की तरह समुचित बाह्य चेष्टाओं की योजना द्वारा आंतरिक भाव को व्यंजित करने की प्रतिभा थी, किंतु इसमें चमत्कार प्रियता नहीं या नहीं के बराबर ही दिखाई देती है। अब इन पर जितनी भी ज़्यादातर आलोचकों ने बातें की, ज़्यादातर इनकी भाषा को लेके भी बहुत बात की और माना कि भूषण की तरह। अब जब इनका वीर रस की कविताओं पर बात करते हैं आलोचक, तो वो हमेशा कहते हैं कि भूषण की तरह वीरोचित ओज है, लेकिन भाषा का जो संयम है, भाषा की जो व्यवस्था है, वो इनके यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब हम जो इनके पूरे के पूरे कला पक्ष पर बात अगर करते हैं तो केशव का जो कला पक्ष है बहुत ही मतलब वैसे बहुत आप देखिए बड़ा सरल है, बड़ा सहजता है, बड़ा निर्दोष किस्म की भाषा शैली है। और लेकिन केशव और बिहारी से ज़्यादा मतलब उनसे मतलब चमत्कारवादी, उनके जैसी चमत्कारवादी तो नहीं है, लेकिन जब हम लालित्य और माधुर्य की बात करते हैं तो इनकी भाषा जैसा लालित्य और माधुर्य और किसी रीतिकालीन कवि में नहीं दिखाई देता। कहीं ना कहीं मतीराम की काव्य भाषा इस तरह की होती है जिनको चलती हुई भाषा कहा गया, जो बहुत ही आसानी से समझ आ जाए, या बहुत अर्थवान जो भाषा है वैसी इनकी है। तो इनकी जो भाषा है एक तो उसमें सुकोमल है, मधुर पदावली आपको दिखाई देगी, सानुप्रास है और भावों को व्यक्त करने की जो पूर्ण क्षमता इनकी भाषा में दिखाई देती है। दूसरा नाद सौंदर्य, चित्रमयता इनकी भाषा में दिखाई देगा, और भावात्मकता इनकी अलग अलग विशेषताएं। अब हम इनके कला पक्ष पर अगर बात करें तो सबसे पहले हम भाषा सौष्ठव पर ही बात करेंगे। इन्होंने एक तो पद्माकर ने विशुद्ध ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें बहुत ही जो ब्रज तो वैसे ही रमणीय भाषा है, इनके यहाँ रमणीयता और स्वाभाविकता का मेल बहुत संयोजन बहुत सुंदर तरीके से इनके यहाँ दिखाई देगा। इनके काव्य में भाषा पर बहुत असाधारण अधिकार इनका दिखाई देता है। और मैंने कहा कि रामचंद्र शुक्ल जो कहते हैं उन्हें लगता है कि भाषा की सारी शक्तियों पर इन कवि का एकाधिकार है। और इनकी भाषा ने बहुत कभी स्निग्ध, मधुर और बड़ी सजीव भावों से भरी हुई दिखाई देती है। और इनके जो भाव हैं कहीं ना कहीं जो
रस की धारा में बहती हुई सी भाषा दिखाई देगी। अनुप्रास दिखेगी, ललित, इनका बहुत ललित गुण है। और वीरता की जब कविताएं लिखती हैं वो भी कहीं कहीं वो खुद कहते हैं कि कहीं अकड़ती हुई, कहीं तड़पती हुई चलती है। और बिल्कुल जैसे गंगा लहरी अगर आप देखेंगे या राम रसायन देखेंगे तो इनकी भाषा कहीं ना कहीं बड़े शांत सरोवर की तरह, बड़ी स्थित प्रज्ञ जैसी, बड़ी स्थिर, बड़ी गंभीर होकर और एक विश्रांति वाले भाव की भाषा इनके यहाँ दिखाई देगी। तो पद्माकर की जो हम भाषा पर बात करते हैं उसमें एक तो बहुत अनेक रूपताएं हैं, विविधताएं हैं, जिसकी वजह से रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि इनकी जो भाषा है वो बहुत बड़े कवि का एक गुण है। और उन्होंने इनकी भाषा का जो तुलना है आचार्य इनसे की है, तुलसीदास जी से की, महाकवि तुलसीदास से उन्होंने बार बार इनकी कहा है कि अनेक रूपता जो दिखाई देती है उसका जो कंपैरिजन गोस्वामी तुलसीदास से करते हैं। अब हम दूसरी चीज़ पर बात आते हैं, अलंकार विधान पर। जब हम कला पक्ष पर बात करेंगे तो अलंकारों पर भी बात करेंगे। पद्माकर ने जो अलंकारों का प्रयोग किया है केवल अपने पांडित्य प्रदर्शन के लिए नहीं किया, चमत्कारों के लिए नहीं किया, या केवल शब्दार्थ चमत्कार जो क्रिएट करते हैं इस प्रकार से अलंकारों का प्रयोग नहीं किया। इनके यहाँ पर अलंकार अनायास बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। उन्होंने काव्य की शोभा बढ़ाने और उसके अंग सौंदर्य की अभिवृद्धि के लिए अलंकारों का प्रयोग किया है, लेकिन पूरी की पूरी स्वाभाविकता के साथ। इनके काव्य में अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा, उल्लेख, दृष्टांत, बहुत अलंकारों का प्रयोग किया है। अनुप्रास तो बहुत खूबसूरती से इसका अनुप्रास का प्रयोग ही करते हैं। आपके कोर्स में बहुत सारे पद है, कूरम में कोल डोल कोल होल शेष कुंडली में, ये बहुत अच्छा पद है इसका। और बहुत सारे बसंत ऋतु पर जो पद हैं वो बहुत सारे अनुप्रास के अच्छे उदाहरण हैं इनके यहाँ पर। तो इस प्रकार इनके यहाँ पर, और दूसरा जो उनका अनुप्रास अलंकार है, संयुक्त वर्णों की आवृत्ति ज़्यादा आपको दिखाई देगी। और जब ये मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे महाराजाओं के पास में रहे थे, तो इसलिए उन सब जब महाराजाओं पर जब इन्होंने लिखे हैं बड़े विविध किस्म के अलंकार हर बार इन्होंने प्रयोग किया है। और अतिशयोक्ति भी अगर ये प्रयोग करते हैं तो उसका भी बड़ा स्वाभाविक चित्रण इनके यहाँ पर दिखाई देता है। और रामचंद्र शुक्ल इनके अनुप्रास के बहुत सुंदर प्रयोग की वजह से कई बार टिप्पणी भी करते हैं कि अनुप्रास इनका प्रिय अलंकार है। अनुप्रास के कारण इनके काव्य में प्रवाह, संगीतात्मकता, ध्वनि व चित्रात्मकता दिखाई देती है। जैसे आपका ये पद सामने, या कूलन में केलिन में कछानन में कुंजन में क्यारिन में कलित कलीन किलकत है, कहे पद्माकर परागन में पौनों में पालन में पिक में पलासन पगत है। तो अनुप्रास बड़ा, इससे आप देखिए कहीं ना कहीं बहुत प्रवाहमयता और बड़ी संगीतात्मकता इनकी कविता में आ जाती है। और अनुप्रास के बाद अगर इनका कोई प्रिय अलंकार देखा जाए तो वो यमक है। यमक क्योंकि अनुप्रास शब्द अलंकार है, यमक जो अर्थ अलंकार है, अर्थ अलंकारों का प्रयोग भी इन्होंने किया है और केवल भावोत्कर्ष को बढ़ाने के लिए ही इसका प्रयोग ये करते हैं। केशव की तरह ये या बिहारी की तरह इनके जो अलंकार हैं पाठक को मतलब ऐसा नहीं करते कि चमत्कृत करते हों, लेकिन भाव की अनुभूति को जरूर कराते हैं। मतलब पद्माकर का जो अलंकार विधान है वो अपने आप में बिल्कुल सहज है, मनोहारी है और बिल्कुल स्वाभाविक है अगर हम इन पर बात करेंगे तो। और दूसरा कि भूषण के मुकाबले जब इनके यहाँ पर जब आप वीरता का जब आप देखेंगे तो इनके श्लेष का प्रयोग बहुत ज़्यादा आपको दिखाई देगा, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं एक आपको कहीं थोपा हुआ या ऐसा आपको नहीं दिखाई देगा। अब हम इनकी थोड़ा सा हम छंद योजना पर आपके बात करते हैं। छंद योजना की जब बात करें तो छंदों का प्रयोग भी उन्होंने ऐसा ही सहज भाव से किया है। वीर, भक्ति और श्रृंगार रस का जब ये वर्णन करते हैं तो उस तभी इन्होंने मुक्तक काव्य के लिए जो छंदों का एक बहुत सशक्त प्रयोग या सशक्त व्यंजना इनके यहाँ पर दिखाई देगी। और पद्माकर की जब हम बात करेंगे, इन्होंने सवैया और कवित्त छंद का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया है। जब ये वीर रस के आवेग में चित्र दिखाते हैं तो उनके जो कवित्त छंद में लिखते हैं और वहाँ पर नाद सौंदर्य बहुत खूबसूरती से दिखाई देगा। नाद सौंदर्य बड़ा उससे भरे हुए होते हैं, बड़ा सौंदर्य वहाँ पर दिखाई देगा। इनके यहाँ पर जो छंद हैं उसमें लय, गति, यति और वर्ण व्यास वन्यास की जो हम बात करते हैं इसका पूरा का पूरा निर्वाह हुआ है। केवल तुक मिलाने के लिए इन्होंने शब्दों को तोड़ा मरोड़ा नहीं है, क्योंकि इनके जो छंदों का प्रयोग है एक तो प्रसंगों के अनुकूल है और प्रवाह और गेयता से भरे हुए हैं।
तो अब हम देखें, अब रीतिकाल की जब हम बात करते हैं तो रीतिकाल के जो जितने भी कवि हैं, क्योंकि इसमें जो पद्माकर हैं इनका जो काव्य सौष्ठव बड़ा एक तो मौलिक है, भावानुकूल है और कवि प्रतिभा इनके यहाँ पर अलग ही देखा जाए तो जब हम कहते हैं कि एक तरफ रीतिकाल के अगर हम दो छोर बनाएं तो एक तरफ बिहारी है तो दूसरी तरफ पद्माकर है, और पद्माकर को रीतिकाल के दूसरे छोर के सर्वश्रेष्ठ कवियों में हम कह सकते हैं। रीतिकाल के आरंभिक श्रेष्ठ कवि बिहारी हैं तो पद्माकर अंतिम श्रेष्ठ कवि हैं, और पूरा ये 200 वर्षों का काल अवधि है, 200 वर्षों का पूरा आपको गैप दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं रीतिकाल की सारी विशेषताएं पद्माकर के यहाँ पर दिखाई देती हैं, और कहीं ना कहीं बड़ा परिपूर्ण और पुष्ट होकर इनके काव्य में दिखाई देती हैं। इनकी कवि प्रतिभा बहुत ही बड़ी समन्वित है, उसमें मौलिकता, काव्य सौष्ठव, भावानुकूलता दिखाई देगी, भाव पक्ष भी बड़ा मार्मिक और अनुभूति में दिखाई देगा, कला पक्ष भी बड़ा मतलब श्रेष्ठ दिखाएगा, भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही दृष्टियों से अगर हम देखें तो रीतिकालीन के श्रेष्ठ कवि हैं, और आचार्य के रूप में रीति काव्य की समस्त विशेषताओं का इनके काव्य में समाहार होता है। इस विशेषता को ही सामने रखकर इन्हें रीतिकाल की सभी कविताओं मतलब रीतिकालीन का श्रेष्ठ कवि कहा जा सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।